चलिए स्टार्ट करते हैं MAPS 3 तुलनात्मक राजनीति। इसके खंड 1 में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा एवं उपागम के बारे में, जिसकी इकाई 1 में हम पढ़ेंगे अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में और इकाई 3 में हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। चलिए पढ़ते हैं खंड 1 का परिचय, तुलनात्मक राजनीति की अवधारणाएं एवं उपागम। मानवीय जीवन का व्यक्तिगत पक्ष हो अथवा सामुदायिक, उसमें भिन्नताओं एवं विविधताओं का अस्तित्व होना एक नैसर्गिक यथार्थ है। नैसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक यथार्थ या वास्तविक यथार्थ है। मतलब इस बात की एकदम सत्यता है कि जो व्यक्तिगत पक्ष है हो अथवा सामुदायिक, उसमें ढेर सारी विविधताएं होती हैं इंसान के लाइफ में। इन भिन्नताओं और उनके कारण उत्पन्न मानव जीवन की विविधताओं के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण, और हम तुलना करके एक दृष्टिकोण से हम तुलना करके उसके मौलिक स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं। मानव का मौलिक स्वभाव है यहाँ यह बात आपके ध्यान देने की है कि यह तुलनात्मक दृष्टिकोण जहाँ मानवीय प्रकृति एवं विकास का मौलिक आधार होता है। विकास का मौलिक आधार क्यों होता है? क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो हम और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि जहाँ मानवीय प्रगति एवं विकास का मौलिक आधार होता है, वहीं वह विकास की प्रेरणा का सृजन करता भी होता है। प्रेरणा करता है कि अब हमें और बेटर करना चाहिए। जब तुलना करते हैं, देखते हैं कितना विकास हुआ है, कि अब अभी कमी रह गई है, तो हम उससे और प्रेरणा लेते हैं और विकास करने के लिए। तुलना करने की इस सहज मानवीय प्रवृत्ति के 3 बुनियादी आयाम होते हैं। कौन कौन से 3 बुनियादी आयाम होते हैं? दूसरों की जीवन शैली एवं व्यवहार को जानने की हर व्यक्ति में एक सहज अभिलाषा होती है कि भैया उनकी कैसी लाइफ स्टाइल चल रही है, उनका कैसा व्यवहार है, उनके लाइफ में कैसी चल रही है, ये लोग जानना चाहते हैं। दूसरा क्या है? हर आदमी दूसरों को अपनी समानताओं और असमानताओं की जानकारी के प्रति भी जिज्ञासु होता है। समानता और असमानता देखता है कि एक दूसरे के अंदर कौन सी समानताएं हैं, कौन सी असमानताएं हैं। और तीसरा क्या है? दूसरों में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी अनुकरणीय है, उसका अनुकरण करने के, उसे अपनाने के संदर्भ में स्वयं को सुधारने एवं विकसित करने की कोशिश करता है, मनुष्य करता है। मनुष्य की इस आधारभूत नैसर्गिक प्रकृति की अभिव्यक्ति उसके निजी जीवन में ही नहीं, उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवहार और उनसे जुड़ी संस्थाओं के संदर्भ में भी होती है। अतः इन संदर्भों में मनुष्य तुलनात्मक जानकारी एवं तुलनात्मक अध्ययन की सहज जिज्ञासा से प्रेरित होता है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है तुलनात्मक अध्ययन के लिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यही जिज्ञासा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन और उस अध्ययन के विकास का भी आधार होता है। तुलनात्मक राजनीति का सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन भले ही आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता हो और वह उसका अनिवार्य हिस्सा हो, लेकिन इस अध्ययन की प्रवृत्तियाँ तो बहुत पुरानी हैं। कहने का मतलब है कि तुलनात्मक जो राजनीति है, भले ही आधुनिकीकरण की बात कही जा रही है कि इसमें आधुनिक पहलू पर ही हमने ध्यान दिया है, ऐसा नहीं है। हमारे जो पुराने जीवन में आदि मानव के समय भी कह सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल में भी हम वो लोग तुलना कर करके ही लाइफ को जीते थे, तभी तो बेटरमेंट हुआ उनके लाइफ में भी। आदि काल में भी जो लोग रहते होंगे कि अपने आप को हरदम तुलना करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि अभी जो पाश्चात्य संस्कृति ने ही तुलनात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, बल्कि हमारे पूरी लाइफ स्टाइल में ही ये तुलनात्मक चीज़ें रही हैं। जैसे कबीलों वगैरह में भी हम लोग तुलना तो करते ही रहेंगे, ये निश्चित ही बात है। हम सब राजनीति शास्त्री अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता ही नहीं मानते, बल्कि उसे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का प्रवर्तक भी मानते हैं। लेकिन सच तो यह है, मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति से तुलना का गुण जुड़ा होने के कारण यह कहा जा सकता है कि किसी न किसी रूप में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन उतना ही पुराना है जितना मनुष्य के लिखित विचारों का इतिहास। तो जितना लिखित विचार, जब से लिखना स्टार्ट हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तब से ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन स्टार्ट हो गया था। इस तरह अन्य विषयों की भांति ही तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में प्राचीन काल से ही मानवीय अभिरुचि बहुत सुस्पष्ट रही है। यद्यपि सामान्यतः इसके अध्ययन की शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है और आधुनिक काल में एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में तुलनात्मक राजनीति का संपूर्ण उत्कर्ष विकसित होकर सामने आता है। वस्तुतः अरस्तु ने सबसे पहले 158 संविधानों का संग्रह कर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके आधार पर राजनीति शास्त्रीय अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण
सामान्य निष्कर्षों का निष्पादन किया। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन की अरस्तू की पद्धति के में एक तर्कसंगत क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का पुट भी समाहित दिखाई पड़ता है। आपके लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ तुलना मनुष्य का मूलभूत और नैसर्गिक स्वभाव है, मतलब इंसान हरदम तुलना करता रहता है, ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है, वहीं राजनीति भी मानवीय जीवन की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। वहीं वो राजनीति में भी लिप्त रहता है। अरस्तु जैसे राजनीतिक दार्शनिकों की तो अवधारणा है कि मनुष्य मूलतः एक राजनीतिक प्राणी है। सत्ता और संगठन के साथ प्रयोग की मानवीय प्रवृत्ति भी मौलिक है और सामुदायिक या सामाजिक जीवन के आरंभिक चरणों में अथवा पूर्व सामाजिक अवस्थाओं के सामुदायिक जीवन में, मतलब सामुदायिक या सामाजिक जीवन में, या जो सामाजिक जीवन पहले चल रही थी प्राचीन काल की, उसके सामुदायिक जीवन में भी इसके लक्षण बहुत स्पष्ट रहे हैं। सत्ता और संगठन के इस मिले जुले प्रयोग की प्रवृत्ति ही विकास क्रम में अंततः राजनीतिक समाज को जन्म देती है। ऐसे ही राजनीतिक समाजों, उनके सत्ता संगठनों एवं सत्ता केंद्रों तथा उनके प्रभाव एवं उनकी भूमिका आदि के बीच तुलनात्मक संबंध बनाना मानवीय समुदाय में शुरू से ही अपना अस्तित्व एवं महत्व रखता रहता है। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम इस तरह के अध्ययन को एक व्यवस्थित स्वरूप एवं सुनिश्चित पद्धति के साथ शुरू किया। वस्तुतः राजनीति जहाँ सत्ता एवं संगठनों के प्रयोगों के बीच उपजा सामाजिक व्यवहार है, वहीं उसे किसी भी व्यक्ति समूह के लिए निर्णय विशेष की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। निश्चय ही ऐसे प्रक्रिया का आरंभ भी सामुदायिक जीवन के आरंभ के साथ साथ ही होता है। जब विकास क्रम में एक राजनीतिक समाज के स्वरूप का प्रकटीकरण और राज्य के सुनिश्चित स्वरूप की स्थिति सामने आने लगती है, तो राजनीति के निहित अर्थों का एक क्रांतिकारी स्वरूप भी सामने आने लगता है। लेकिन यह भी सही है तात्विक दृष्टि से उसके बीज आदिम अवस्था मतलब बहुत ही प्राचीन काल से मनुष्य के सामुदायिक जीवन में भी मौजूद थे। कभी आदिम दौर में परिवार के मुखिया और कबीले के सरदार के स्तर निर्णय विशेष की प्रक्रिया का जो प्रश्न था, वह अब विकसित समाज से, तो पहले परिवार के मुखिया या कबीले के सरदार लिया करते थे जो निर्णय, अब क्या हुआ, राज्य की संस्था के रूप में वो डेवलप हो चुका है विकसित समाज में। अतः राजनीति का अर्थ अब शासन व्यवस्था तथा उसकी प्रक्रिया एवं समग्र राजनीतिक व्यवहार से हो गया है। अतः कहा जा सकता है कि इस एक प्रकार की राजनीतिक क्रिया की उसी प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं या उससे असमान ढांचों से जुड़ी राजनीतिक क्रियाओं से तुलना करना एक प्रकार के राजनीतिक सत्ता संगठन एवं उसकी प्रक्रियाओं के दूसरे प्रकार के राजनीतिक सत्ता संगठनों एवं उसकी प्रक्रियाओं से तुलना करना राजनीतिक ढांचों को सफलता एवं असफलता अथवा राजनीतिक क्रियाओं एवं व्यवहारों तथा उनके पीछे निहित प्रेरणाओं एवं उनके प्रभावकारिता आदि की भी तुलना करना और ऐसे सभी संभव तुलनात्मक अध्ययनों की एक सामान्यीकृत अवधारणा निष्पादित करने का प्रयत्न करना ही तुलनात्मक राजनीति है। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का महत्व। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का जिस तरह निरंतर एक सुव्यवस्थित अनुशासन के रूप में विकास होता रहा है, उससे उसका महत्व भी प्रकट होता है। आज तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विविध उपागमों या दृष्टिकोणों का भी विकास हो रहा है। आपके ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अध्ययन जहाँ महत्वपूर्ण है, वहीं निरंतर विकासशील अध्ययन भी है। नए शोध उपकरणों से जुड़कर इस अध्ययन का वैज्ञानिक स्वरूप उभरा है। तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का अध्ययन दुनिया की विविध राजनीतिक व्यवस्थाओं, उसके ढांचागत परिणामों एवं व्यवहारिक राजनीतिक तथ्यों को जानने एवं समझने का अवसर देता है। हम आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं की राजनीतिक प्रक्रियाओं में अंतर होता है। कभी कभी तो राजनीतिक ढांचे एवं उसके संचालन की आधारभूत एकरूपता के बावजूद कभी कभी राजनीतिक जो ढांचा है उसके संचालन की जो आधारभूत एकरूपता है, उसमें भिन्नता होने के कारण भी भिन्न भिन्न पर्यवेक्षण एवं निष्कर्ष सामने आते हैं। संसदीय शासन के ढांचे एवं उसकी परंपराओं को भारत में ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से ग्रहण किया गया। कहने का मतलब है कि जो संसदीय प्रणाली थी उसको ब्रिटिश से भारत ने अपने अंदर ग्रहण किया है,
लेकिन संसदीय प्रणाली के भारतीय प्रयोग से उभरे पर्यवेक्षण, लेकिन जो उसका संसदीय प्रणाली का जो यहाँ पे भारत में स्वरूप देखने को मिला वो ब्रिटिश से एकदम भिन्न था। अंतर उभर कर सामने आता है। इसमें कहीं ढांचागत या अन्य भिन्नताओं का योगदान होता है जो भारत के अपनाए जाते समय ग्रहण की जाती है। तो कहीं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि का अंतर अपना प्रभाव डालता है। तो मतलब कि सामाजिक, राजनीतिक आदि आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को अ, अलग स्वरूप दे देती हैं। उसी तरह संघात्मक ढांचा भी कई राजनीतिक प्रणालियों का हिस्सा होता है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न प्रयोगों से संघात्मक राजनीति के स्वरूप एवं आयाम प्रायः बदल जाया करते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे कि वृक्ष की एक प्रजाति दूसरे स्थान की मिट्टी में बदलकर अपने स्वरूप एवं फल आदि को में थोड़ा अंतर प्रकट करने लगती है। अतः कहा जा सकता है कि ऊपरी तौर पर राजनीति की प्रक्रिया की समानताओं के बावजूद भी परिणामों एवं निष्कर्षों में भेद सामने आते हैं। इसलिए इन संदर्भों में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। वह राजनीतिक निष्कर्षों को स्थापित करने के लक्ष्य में बेहद सहायक साबित होता है। आप जानते हैं कि आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र ने सत्ता संगठन के ढांचे का निर्माण एवं उसकी निर्णय प्रक्रिया में जहां सिर काट काट कर फैसला लेने की जगह सिर गिन कर फैसला लेने की राजनीतिक संस्कृति का विकास किया। लोकतंत्र आप जानते हैं डेमोक्रेसी, तो उसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों का समूह की बात होती है। तो इसमें लिखा है ना, सिर काट काट कर फैसला नहीं, बल्कि सिर गिन गिन कर, मतलब जितने लोग होंगे उतने ही उनके मत होंगे। इससे है वहीं क्रमशः राजनीतिक जन सहभागिता को भी बढ़ावा दिया। आज आम आदमी के राजनीतिकरण और राजनीतिक प्रक्रिया में आम आदमी के बढ़ते दखल के बीच राजनीति को व्यापक आयाम मिला है और अब वह मुट्ठी भर के लोगों का व्यवहार नहीं रह गई है। व्यापक जन सहभागिता से जुड़े राजनीतिक व्यवहार में समाज के वैविध्य, उसकी पेचीदगियाँ, समस्याओं एवं परंपराओं का व्यापक असर होता है। व्यक्ति ना तो राजनीति से अप्रभावित रह सकता है और ना ही निरपेक्ष, वह राजनीति की जिज्ञासा से भी कटकर नहीं रह सकता है। इन सभी संदर्भों में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन उसके ज्ञान और उसके व्यवहार का महत्वपूर्ण आधार बनता है। आप यह भी ध्यान रखें कि तुलनात्मक राजनीति आम लोगों के राजनीति व्यवहार के साथ साथ विशिष्ट लोगों के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करती है। बुद्धिजीवी, नौकरशाह, पूंजीपति और उद्योगपति अन्य अथवा अन्य प्रकार के विशिष्ट वर्गों का भी प्रभाव राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन भी तुलनात्मक राजनीति का तकाजा होता है। हर समाज में विशिष्ट वर्गीय समूह या राजनीतिक प्रभाव डालने में समर्थ अभिजन वर्ग होते हैं, मतलब कि बड़े लोग होते हैं जो मतों को डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे पूंजीपति या बुद्धिजीवी। उनके विचारों की एक महत्व होता है, तो उनसे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे बड़े बड़े जिनकी भूमिका एवं प्रभावकारिता का अध्ययन एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन के से निष्कर्ष निष्पादन करना और तुलनात्मक राजनीति के लिए अपरिहार्य होता है। साथ ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सर्वसाधारण की राजनीतिक चेतना, जागरूकता एवं सहभागिता को भी प्रशिक्षित एवं उत्तेजित कर उसका विकास करता है। आपके लिए यह ध्यान रखने योग्य बात है कि तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन से राजनीति शास्त्रियों को सरकारी व्यवस्था तंत्र, उसके ढांचे, उसकी प्रक्रिया एवं उसके व्यवहार को गुणतापरक बनाने एवं निष्कर्षों एवं सुझावों को प्रस्तुत करने में भी सुविधा होती है। तो इसमें तुलनात्मक राजनीति अगर हमें पता रहती है कि कौन सी राजनीति कहाँ से कैसी डिफ़र है, तो हम आने वाले जनरेशन के लिए भी एक नया ढांचा बना सकते हैं कि ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे हमें एक अच्छा गणतंत्र मिले या जो भी तंत्र मिले सरकार का, सरकारी व्यवस्थाओं का। साथ ही इससे वह राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों या वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसका इस तरह सामान्यीकरण करते हैं जिससे वह सभी के लिए उपयोगी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निष्पादन कर सके। अब आप देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रकार की कार्यप्रणाली है सरकार की। कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं प्रजातंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं संघ समाजवादी है, संघात्मक है।
तो साथ ही इससे वह राजनीतिक प्रक्रियाओं व्यवहारों को वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसका सामान्यीकरण करते हैं जिससे वह सभी के लिए उपयोगी मार्गदर्शन सिद्धांतों का निष्पादन कर सके, चाहे आम लोग हो या अभिजन, राजनेता या प्रशासक। इससे राजनीति शास्त्र की व्यवहारप्रद उपादेयता प्रकट होती है। उपादेयता मीन्स उपयोगिता। यह दायित्व बौद्ध राजनीति शास्त्रियों के लिए राजनीतिक संगठन, संस्थाओं, व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों की समानताओं तथा असमानताओं, उनके पीछे निहित कारणों और उनके प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। हम यह कहना चाहते हैं कि इस तरह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का शास्त्रीय एवं व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से विशिष्ट महत्व प्रस्तुत होता है। वह राजनीति के विद्यार्थी एवं शिक्षक के लिए ही नहीं, राजनीतिज्ञों एवं जनसाधारण के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, कोई भी राजनीति व्यवस्था कहीं सफल होती है तो वही व्यवस्था कहीं असफल या अपेक्षा कम सफल होती है। उसके प्रयोग के परिणाम कहीं कहीं एक समान होते हैं तो कहीं असमान होते हैं। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में जुड़ा लंगड़ा या दशहरी आम किसी दूसरे क्षेत्र की मिट्टी, हवा एवं परिवेश में लगने पर अपने आकार, स्वाद आदि में भिन्न गुण प्रदर्शित करने लगता है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक परिवेश बदलने पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रयोग समान ढांचा होते हुए भी परिवर्तन के आभास देने लगते हैं। इन स्थितियों के कारकों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के विशेष महत्व प्रकट करता है। किसी खास कारण से कहीं क्रांति हो जाती है तो कहीं उसी कारण की उपस्थिति होने पर भी क्रांति के लक्षण नहीं है। ऐसी बातों के अध्ययन में भी तुलनात्मक राजनीति का महत्व उभर कर सामने आता है। आखिर दल बदल जैसी नीति, दल बदल नीति आप जानते हैं सरकार में होती है, जिसमें अगर ढेर सारे मेंबर निकल जाएं तो वो पार्टी पूरी रद्द हो जाती है। तो उससे उपजे दल बदल जैसी समस्या और उससे उपजे राजनीतिक अस्थायित्व के दोषों से भारतीय संसदीय शासन प्रणाली आक्रांत क्यों दिखाई देती है। आखिर उस प्रणाली का प्रणेता ब्रिटेन इन दोषों से मुक्त कैसे है। दल बदल नीति भारत और ब्रिटेन से ही आया है, लेकिन थोड़ा डिफर है। ब्रिटेन में इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितना कि भारत में दल बदल नीति में है। कोई देश लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए उर्वर जमीन साबित होता है तो कहीं तानाशाही के प्रयोग ही बार बार क्यों दोहराए जाते हैं। इन सब आयामों से तुलनात्मक अध्ययन से सुनिश्चित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है और इससे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व प्रकट होता है। ऐसे दोषों के पीछे कारकों को चिन्हित करके, ऐसे दोषों के पीछे कारण जो होते हैं उनको चिन्हित कर उनका सही निदान राजनीतिक व्यवस्थाओं की गंभीर समस्याओं के समाधान पर आधार बन सकता है। इस तरह राजनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार की जटिलताएं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के माध्यम से बखूबी समझी जा सकती हैं और उनके समाधान की राह तलाशी जा सकती है। ध्यान देने योग्य बात है कि राजनीति शास्त्रीय अध्ययन में आई व्यवहारवादी क्रांति तथा उसे वैज्ञानिक अध्ययन का रूप देकर उसके आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रवृत्तियों ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के महत्व को और बढ़ा दिया है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विकास की निरंतरता के क्रमबद्ध अध्ययन और निरंतरता के सामान्यीकरण की तलाश राजनीतिक अध्ययन की वैज्ञानिकता की महत्वपूर्ण कसौटी रही है। इस कसौटी पर राजनीति शास्त्र के खरा उतरने में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसी भी ज्ञान में जब एक व्यवस्थित क्रमबद्धता का समावेश, प्रयोगात्मक पर्यवेक्षणात्मक उपागमों का उपयोग, समान निष्कर्षों का उसके आधार पर निष्पादन, घटनाक्रमों के पूर्वानुमान तथा घटनाओं की निरंतरता से उपजे सामान्यीकरण की स्थापनाएं संभव हो जाती हैं तो उसे वैज्ञानिकता की कसौटी प्राप्त हो जाती है। राजनीति शास्त्रीय अध्ययन में इन सब बातों के विकास में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रवृत्तियां एवं उपागमों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अतः तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र को आधुनिकीकृत करने एवं वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक होती है। तो हरदम तुलनात्मक राजनीति को हम लोग बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आधुनिकीकृत करते हैं, अपडेट करते हैं कि जो भी मतलब समाज में या सरकारों में या देश में परिवर्तन हो रहा है उससे हम एक सीख लेते हैं
और भविष्य में हम एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना के लिए नए अपनी फिलॉसफी को बताते हैं। उपयुक्त बातों से आपके सामने यह बात स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति शास्त्रीय सिद्धांतों के निरूपण एवं निर्धारण में बेहद सहायक साबित होती है। जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन दार्शनिक कल्पनाओं की नींव पर होता है, उनके निर्धारण में भी राजनीतिक विकास की निरंतरता एवं उसके प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण का योगदान रहा है। जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन दार्शनिक कल्पनाओं की नींव पर होता है, दार्शनिक की जो कल्पनाओं की नींव पर होता है, उसके निर्धारण में भी राजनीतिक विकास की निरंतरता एवं उसके प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण का योगदान रहा है। दूसरी ओर व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित राजनीतिक क्रियाओं को समझकर जो सिद्धांत निष्पादित होते हैं, उसके निर्धारण में भी तुलनात्मक राजनीति का विशेष महत्व रहा है। आदर्शात्मक दार्शनिक सिद्धांतों के नियमन में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का योगदान मात्रात्मक दृष्टि से बहुत कम माना जा सकता है, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि उसमें सक्रिय रहती है। दूसरी ओर राजनीतिक प्रयोगों एवं व्यवहारों के अध्ययन पर आधारित सिद्धांत निरूपण में भी तुलनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ आपसे मैं यह कहना चाहूँगा कि स्थापित एवं व्यवहारित सिद्धांतों की पुनः प्रामाणिकता की जांच और उनके प्रयोगात्मक व्यवहारों की प्रासंगिकता अथवा सफलता असफलता आदि के अध्ययन के संदर्भ में भी तुलनात्मक राजनीति का विशिष्ट महत्व प्रकट होता है। नए संदर्भ में परंपरागत सिद्धांत या संस्थाएं कैसे अपने को समायोजित कर सकती हैं या उनके समायोजन की कोई गुंजाइश नहीं है आदि प्रश्नों के निर्णय करने में भी तुलनात्मक राजनीति का उपयोग होता है। आजकल सभी विज्ञानों में स्थापित सिद्धांतों का पुनरीक्षण करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। सिद्धांतों की शाश्वतता एवं सर्वकालिकता की अवधारणा प्रकृति विज्ञान में भी खंडित होने लगी है, अतः राजनीति विज्ञान में उनका पुनरीक्षण कोई अवैज्ञानिक प्रकृति नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उद्देश्य के बारे में। ओके।